हकी आवाज़ें पहुंची ऐसी दुनिया में। थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग वही से होती है। रोड्रिक हमारी फिल्म लीड के पास चल के आता है। हमारी फिल्म लीड उसे देख के सोचती है, अब जब मैं इसे ध्यान से देखती हूँ तो उसका चेहरा सच में अच्छा दिखता है। रोड्रिक उसे अपनी तरफ देखते हुए पाता है तो रोड्रिक उसे कहता है क्या। हैली आगे अपना मुंह कर लेती है। वो कहती है उप्स, मैं उसे घूर रही थी। रोड्रिक कहता है आज भी तुम मुझे अपनी बात रिपीट करने पर मजबूर कर रही हो। हैली कहती है माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। रोड्रिक हैली से कहता है मुझे भी झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। हैली कहती है रुको, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं नर्वस हूँ या नहीं। हैली अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। वो कहती है ओ नो, मैंने फिर से मिस्टेक कर ली। रोड्रिक अपने मन में सोच रहा था जैसा मैंने सोचा था उसका रिएक्शन हमेशा कमाल का होता है। हैली कहती है मैं तो बस अपने वर्ड्स के साथ केयरफुल रहने की कोशिश कर रही हूँ और अपने मन में सोचे जा रही थी सच बोलो सच बोलो। हैली कहती है आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो योर मैजेस्टी, और मैं आपको पर्सनली उतना अच्छे से नहीं जानती हूँ, तो अगर मैंने अपने वर्ड्स ध्यान से नहीं चुने तो पक्का कोई मिस्टेक हो जाएगी। हैली अपने मन में सोचती है क्या मैं इस बार ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो गई। रोड्रिक कहता है तो तुम जैसा बोल रही थी वैसा ही कंटिन्यू करो, मैं समझ गया तुम्हारी बात का क्या मतलब था। हैलिया उसे देखने लगती है और फिर गेट में नॉक टॉक करने की आवाज़ आती है। एक नाइट आके कहता है योर मैजेस्टी चलने का टाइम आ गया, और रोड्रिक कहता है ऑल राइट। वो अपना हाथ हैली की तरफ बढ़ा के कहता है चलो चलने का टाइम आ गया, और फिर हैली कहती है यस योर मैजेस्टी और उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वो दोनों चले जाते हैं अपनी वेडिंग के लिए। हैली जाते हुए सोच रही थी जो हैबिट्स अपनी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है वो सच में काफ़ी स्कैरी हो सकती है। मैंने पहले कभी इतनी ऊंची हाइट्स या फिर इतने अनकम्फर्टेबल कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन मैं फिर भी इतना नेचुरली चल पा रही हूँ। हैली अपने मन में सोचती है ये हवा कहाँ से चलती है, और वो अचानक चौंक जाती है। वो ऊपर के देखती है और अपने मन में कहती है एक एनर्जी, और हमें ऊपर दिखाया जाता है वहाँ ऊपर में कोई खड़ा हो रखा था, और हमारी हैली कहती है अपने मन में एक स्पिरिट। हैली उसे देख के अपने मन में सोचती है मैंने इससे पहले कभी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील नहीं करी। ये कोई छोटी मोटी या एवल स्पिरिट नहीं है, इसका स्टेटस इससे कई ज़्यादा हाई है। और वो हैली उसे देखे जा रही थी और रॉड्रिक उसे पीछे से बुलाया जा रहा था। हैली को वो स्पिरिट देख लेती है। हैली डर के मारे अपना सर नीचे कर लेती है। वो अपने मन में सोचती है मुझे इसकी नज़रों से बचना होगा, अगर मैं इस सब में पड़ गई तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। रॉड्रिक उसे कहता है हैली टिंकन अब तुम क्या कर रही हो। हैली उसे कहती है मुझे माफ़ करना योर मैजेस्टी, और उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। रॉड्रिक कहता है तो फिर चलो चलते हैं। हैली अपने मन में सोचती है ये दुनिया बहुत ज़्यादा अजीब है, जहाँ देखो वहाँ हर जगह स्पिरिट्स घूमती रहती है। रॉड्रिक उसकी तरफ देख रहा होता है और हैली अपने मन में सोचती है मुझे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और उनकी वेडिंग हो जाने के बाद हमें कैसल दिखाया जाता है। दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। एक इंसान कहता है आपको क्या लगता है मैजेस्टी, और रॉड्रिक कहता है मुझे श्योर नहीं अभी। फिर वो दूसरा इंसान कहता है आपको उनको हमारी साइड कर लेना चाहिए, आप कम से कम उन्हें इम्प्रेस तो कर ही सकते हो है ना। फिर रॉड्रिक कहता है भले वो बहुत ज़्यादा यंग है लेकिन वो डेकिन फैमिली से है तो वो इसलिए इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, तो इसलिए बकवास करना बंद करो। कैप्टन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फिर हमें उस इंसान को दिखाया जाता है, उसका नाम था जेड और वो था कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नाइट ऑर्डर, और वो भी काफ़ी अच्छा दिखता था। फिर रॉड्रिक कहता है जैसा मैंने सुना था उसके उलट वो उतनी ज़्यादा भोली नहीं लगती। फिर जेड कहता है कि आपको सच में लगता है ये उस इंसान की करतूत हो सकती है। रॉड्रिक कहता है किस चीज़ की बात कर रहे हो, और फिर जेड कहता है उन दो विमेन का इंसिडेंट जिन दोनों से आपकी इंगेजमेंट हुई थी। क्या आपको वो रिपोर्ट नहीं मिली थी जिस पर लिखा था उन दोनों की डेथ का कारण शायद ट्यूब डंकन हो सकते हैं। फिर रॉड्रिक कहता है डंकन, हाँ अगर मेरी पिछली तो फियोंसे का मर्डर ना हुआ होता तब डंकन जैसे इंसान को मैं अपना इन लॉ का भी ना बनाता, क्योंकि वो खुलेआम रॉयल फैमिली का इन लॉ बनने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए सबसे ज़्यादा शक उसी की तरफ जाता है कि वही मास्टरमाइंड हो सकता है। पर डंकन की खुद की डॉटर ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, उसका मर्डर नहीं हुआ था, पर ऐसा लगता है कि वो क्वीन भी नहीं बनना चाहती थी, पर इससे उसका फादर इनोसेंट साबित नहीं होता है। हम डंकन फैमिली पर नज़र रखेंगे जब तक मैं उसकी डॉटर का कोई एडवांटेज उठाने का रास्ता ना देख लूँ। जेड कहता है कि आप और ड्रिंक करने का सोच रहे हैं और मैजेस्टी, कि आपको नहीं लगता अब आपको जाना चाहिए।
रॉड्रिक कहता है, क्या तुम्हें चिंता है कि मैं अपनी वेडिंग नाइट पे अपनी वाइफ को अकेला छोड़ दूंगा? चलो एक गिलास और दो। जेड कहता है, योर मैजेस्टी प्लीज उनके साथ ज़्यादा हार्शली ट्रीट मत करिएगा। क्या आपको उन पर किसी तरीके से थोड़ा भी तरस नहीं आता? उनके जैसी मासूम यंग लेडी को आपके और टीम के बीच में किसी चेस पीस की तरह ज़बरदस्ती घसीट लिया गया। रॉड्रिक कहता है, क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? तुम्हारा इस पोजीशन पर होके इस तरीके से बातें करना अच्छा नहीं लगता। वो यंग लेडी डंकन के गेम का एक पीस है, आखिरकार वो उन्हीं के लोगों में से एक है। उसके रूम के बाहर में किसी को खड़ा कर दो और अपना गार्ड डाउन बिल्कुल मत होने देना। जेड कहता है, ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, आपको उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर रॉड्रिक अपना ग्लास नीचे रखता है और जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, वो ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। जेड रॉड्रिक को देख के सोचता है, आज वो ठीक लग रहे हैं, क्या उनका मीनिया कुछ कम हुआ है? किंग बहुत ज़्यादा टेंशन और नींद आने की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। इस वजह से जब उनका हालत ज़्यादा बिगड़ी तब ऐसा स्कैंडल फैल गया कि वो पागल हो चुके हैं। और अब हालत ऐसी हो गई है कि अब उनके लिए सोना भी बहुत मुश्किल है। ना उम्मीद करता हूँ उनकी कंडीशन इसी तरीके से सह रही जैसे आज है। फिर हमें रॉड्रिक को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में चल के जा रहा था और उसके पीछे से फिर से इवल स्पिरिट उसको पोजेस करने की कोशिश कर रही थी। रॉड्रिक अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था आज मैं अच्छी कंडीशन में हूँ। रॉड्रिक अपना सर पकड़ लेता है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हार्ट अभी एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से ले आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।